गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट नंबर है 256 और ये टेस्ट सीरीज़ यूपीपीसीएस के लिए चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स और जीएस। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 256 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोटॉन बीम थेरेपी के द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपचार किया जाता है? तपेदिक कैंसर, एड्स या म्यूकर माइकोसिस? प्रोटॉन बीम थेरेपी के द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, प्रोटॉन बीम थेरेपी एक प्रकार का कैंसर उपचार है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा प्रोटॉन बीम का उपयोग करती है। स्वायत्त पहल है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? स्वायत्त पहल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की है। देखिए, स्वायत्त यानी सरकारी ई मार्केट प्लेस पर स्टार्टअप, वीमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन स्वायत्त को बढ़ावा देने की एक पहल है। और स्वायत्त की सफलता की याद में हाल ही में नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। देखिए, यह जो पहल है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई थी और यह भारतीय उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख हितधारकों को राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के साथ सरकारी ई मार्केट प्लेस पर एक साथ लाता है। एक फ्रेमवर्क है, विंडसर फ्रेमवर्क, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भारत और यूरोपीय यूनियन, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। विंडसर फ्रेमवर्क, इंडिया नहीं है इसमें। यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड किंगडम, सी है इसका आंसर। तो विंडसर फ्रेमवर्क यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार एवं भावनाओं को प्रभावित करने वाली राजनीतिक जटिलताओं के समाधान का नवीनतम प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वर्ष 2022 के लिए आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? ये आईसीसी की श्रेणी में 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ये बाबर आजम है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो आईसीसी अवार्ड्स की सूची है ये। पुरुष वर्ग में अगर देखें हम तो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ओवरऑल बाबर आजम पाकिस्तान, ठीक है। और पुरुष एक दिवसीय यानी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी बाबर आजम पाकिस्तान। और पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछ ले तो वेन स्टोक्स इंग्लैंड। और पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछ ले तो सूर्य कुमार यादव भारत। और पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछ ले तो मार्को जॉनसन साउथ अफ्रीका। ये सब याद रखना है चारों। और महिलाओं में भी याद रखिएगा। महिला वर्ग में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटालिया सीवर हैं इंग्लैंड की। और महिला एक दिवसीय यानी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी यही है, नटालिया सीवर इंग्लैंड। और महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी याद रखिएगा, तहालिया मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया की। और इमर्जिंग जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो है रेणुका सिंह भारत। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा पूंजी खरीद बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है? 75% हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वित्त वर्ष 23-24 में रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75% हिस्सा यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया, जो वर्ष 2022-23 में 68% था। और रक्षा मंत्रालय ने 15 जनवरी 2023 को बेंगलुरु में 14वें एयरो इंडिया के वंदन समारोह के दौरान इसकी घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्लोबल टेक समिट 2023 का मेजबान है? आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। तो G20 तकनीक एवं व्यावसायिक आयोजनों की श्रृंखला 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट के साथ शुरू हुई, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 16 से 17 फरवरी 2023 तक आयोजित हुआ। और इसमें 25 देशों से अधिक देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
देखिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ब्लू फूड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं? केवल जलीय पौधों से, जलीय शैवालों से, जलीय पशुओं से या सभी से? ब्लू फूड जलीय पौधों से भी, शैवालों से भी, पशुओं से भी, सभी से प्राप्त किए जाते हैं, तो डी है इसका आंसर। देखिए एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलीय वातावरण से प्राप्त जो ब्लू फूड है वो पोषक तत्वों की कमी को कम करने में मदद कर सकता है और भारत में रोजगार और निर्यात राजस्व में बढ़ाने में योगदान कर सकता है। जो ब्लू फूड है वो जलीय पशुओं से, पौधों से या शैवालों से प्राप्त भोजन होते हैं। ये ताजे जल और समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं, तो डी है इसका आंसर। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। पूर्व में कैलिफोर्निया में था। और विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है इसमें। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, सारे के सारे करेक्ट हैं, तो डी है इसका आंसर। मेगा है इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1/7 वर्ष 1944 में हुई थी, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो IBRD हो गई, IFC हो गई, मिगा हो गई, ये सब मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाती हैं। देखिए 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसका तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। मुख्यालय है इसका अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में, पहले कभी कैलिफोर्निया में भी था। देखिए विश्व बैंक समूह जो है, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई भी कानून पारित नहीं किया गया है? भारत में अभी तक केवल 3 राज्यों में ही मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पारित है या बनाया गया है। मणिपुर में, राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ कहाँ नहीं है? केरल में नहीं है। कोई और भी होता तो यूपी होता, यूपी में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है। देखिए मॉब लिंचिंग लोगों के एक बड़े समूह द्वारा लक्षित हिंसा को संदर्भित करती है जिसमें मानव शरीर या संपत्ति के खिलाफ अपराध शामिल है, फिर चाहे फिर चाहे वह फिर वह चाहे सार्वजनिक हो या निजी हो। जो भीड़ होती है, भीड़ वो पूर्वग्रही धारणा से प्रेरित होती है। उसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत, तथा कथित व्यक्ति को दंडित कर देती है, भले ही यह अवैध हो। इस तरह कानूनी नियमों और प्रतिक्रियाओं की अनदेखी करते हुए कानून को अपने हाथों में लेती है भीड़। अब तक केवल 3 राज्यों में, कौन कौन से? मणिपुर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया गया है। झारखंड विधानसभा द्वारा भीड़ हिंसा की रोकथाम एवं मॉब लिंचिंग बिल पारित किया गया अभी हाल ही में, और कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा वापस ले लिया गया है वो। तो केवल 3 ही राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? मार्च में मनाया जाता है, ये 3 मार्च को। तो विश्व वन्य जीव दिवस 2013 से हर साल 3 मार्च को मनाया जा रहा है। और वर्ष 2023 की थीम की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, याद रखिएगा इसको, जिसमें महासागरों और समुद्री जीवन का संरक्षण, निगमों के साथ मिलकर कार्य करना तथा संरक्षण पहलों को वित्त पोषित करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में पोर्टर पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को प्रदान किया गया? पोर्टर पुरस्कार यह मिला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को, सी है इसका आंसर। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार प्रदान किया गया।
इसने कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति, दृष्टिकोण और विभिन्न हितधारकों की भागीदारी, विशेष रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी आशा समूह की भागीदारी को मान्यता दी और वैक्सीन के विकास तथा निर्माण में देश के योगदान में भी सराहना की गई इसकी। और भारत द्वारा वैक्सीन की 2.5 अरब से अधिक खुराक वितरित की गई। पोर्टर पुरस्कार का जो नाम है वो विजेता अर्थशास्त्री माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया। उन्होंने निगमों, अर्थव्यवस्थाओं और समाज द्वारा सामना की जाने वाली कई चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु आर्थिक सिद्धांत और रणनीतिक अवधारणाओं को प्रतिपादित किया। माइकल ई पोर्टर का नाम याद रखिएगा। पोर्टर पुरस्कार 2023 किसका मिला है? रक्षा मंत्रालय, सॉरी स्वास्थ्य मंत्रालय। 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जम्मू कश्मीर में। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने खेलो इंडिया पहल के तहत उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के पंजगांव में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में क्रालपोरा और मिल्याल ब्लॉक से कुल 4 टीमों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजी, हाल ही में चर्चा में रही लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये पश्चिम बंगाल की योजना है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल की सरकार सामान्य वर्ग की महिला मुखिया को 500 रुपये प्रति महीना और अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला मुखिया को 1000 रुपये प्रति माह देती है। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय योजना लक्ष्मी भंडार के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान उनकी सरकार और राज्य की लगभग 2 करोड़ महिलाओं को समर्पित है जिन्हें इस योजना द्वारा सशक्त बनाया गया है। क्या है योजना लक्ष्मी भंडार योजना? पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अगस्त 2021 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत सामान्य जाति वर्ग के लिए 500 रुपये प्रति माह तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है। नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा शहर वस्त्र मंत्रालय के टेक्नोटैक्स 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? मुंबई ने कर चुकी है इसकी, मुंबई कर चुका है इसकी मेजबानी, भी है इसका आंसर। तो टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो टेक्नोटैक्स 2023 22 फरवरी से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया गया। देखिए, भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग का यह सबसे बड़ा आयोजन था और इसमें शामिल होने वाले लोगों को भारत एवं विश्व भर के शीर्ष स्तर के सीईओ, निर्माताओं, वस्त्र उद्योग से जुड़े सहकर्मियों, रक्षा प्रबंधकों एवं आपूर्तिकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंच और नेटवर्किंग का अवसर मिला। तो मुंबई का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के स्थापना वर्ष और मुख्यालय का सही युग्म पहचानिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की स्थापना हुई थी 1922 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की स्थापना 1922 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है और यह रेल परिवहन के अनुसंधान, विकास और प्रचार के लिए रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला विश्वव्यापी पेशेवर संघ है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1876 में किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। भी है इसका आंसर। देखिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, इसने जो है इंडियन लीग का स्थान लिया था और इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। बहुत पूछते हैं सवाल ये। क्वेश्चन नंबर 17 पर आज ये सवाल है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें भी इलबर्ट विधेयक, इनमें से इलबर्ट विधेयक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये 3 कथन है, सही नहीं होगा तो डी होगा इसका आंसर। देखिए, इसने प्रस्तावित किया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय नागरिकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे। इसने भारतीयों को यूरोपीय नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति दी। इसने भारतीय ICS अधिकारियों को न्यायालय में
यूरोपियों की सुनवाई करने का अधिकार दिया? ए है इसका आंसर। इसने प्रस्तावित किया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय नागरिकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे। तो इसने प्रस्तावित किया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय नागरिकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे और इसे लॉर्ड रिपन ने प्रस्तुत किया था एल्बर्ट विल को। क्वेश्चन नंबर 18 पर जी, निम्नलिखित में से कहाँ पर सबसे पहले ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र का गठन हुआ? सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे या कलकत्ता? सबसे पहले सूरत में हुआ, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद बम्बई में, उसके बाद कलकत्ता, और इसी क्रम में ये बढ़ता हुआ क्रम भी लिखा है। तो ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों का गठन सबसे पहले सूरत में 1613 में, उसके बाद मद्रास में 1639, बॉम्बे 1668, कलकत्ता 1686। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है मिशन, यह है संस्थापक। ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती सही है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय सही है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग भी सही है। तो गलत हो गया चिन्मय मिशन। चिन्मय मिशन की ज्योतिबा फूले ने नहीं, चिन्मय मिशन के संस्थापक थे चिन्मयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी गलत है। अंतिम प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में विद्रोह का नेता कौन था? कौन था? बख्त खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो 1857 के विद्रोह के स्थान है और ये नेता इंपॉर्टेंट तालिका है, पूछी जाती है एग्जाम में। मतलब प्रश्न बना लेते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया, दिल्ली में वक्त खान। वक्त खान ऑप्शन में ना हो तो बहादुर शाह जफर होगा, और दोनों नहीं होंगे तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, ग्वालियर में तात्या टोपे ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, बीपीएससी में बहुत पूछते हैं इसको, बरेली में खान बहादुर ने। ठीक है, एक ही फ्रेम में ले लेते हैं इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको केवल पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।